नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका क्या मतलब है? बिहार में चुनाव आने वाला है और इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि कई सालों से यहाँ बांग्लादेशी आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं और जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो नागरिक नहीं हैं। तो ये पता करना बड़ा ज़रूरी है और इसलिए हमें एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल की हम करेंगे। आपको मालूम होगा कि पहले जब भी चुनाव हुए, अभी 2024 में केंद्र के चुनाव हुए इसी इलेक्टोरल रोल के साथ, उसके बाद पहले असेंबली भी इलेक्शन लिए इसी इलेक्टोरल रोल से। तो कहने का मतलब ये है, तब तो बांग्लादेशी नहीं थे, तब नेपाली नहीं थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है पता करना कि जो ऐसे लोग हैं जो वोटर हैं और नागरिक नहीं हैं, उनको वोट का हक नहीं देना चाहिए। अब ये तय कौन करेगा? ब्लॉक लेवल ऑफिसर, कि उसको वोट का हक है या नहीं है। कैसे तय करेगा? क्योंकि वो तय करेगा कि ये एक शख्स जो वोटर है, जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम भी हो सकता है या नहीं भी है, वो नागरिक नहीं है। अब क्या ब्लॉक लेवल ऑफिसर को ये अधिकार है या नहीं, इसके बारे में मैं संक्षेप में कुछ बताऊंगा। हमारा एक एक्ट है कॉल्ड द सिटीजनशिप एक्ट। उस सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो भी 1950 के बाद पैदा हुआ है वो इस देश का नागरिक है। और अगर कोई भी 1987 से लेकर 2003 तक पैदा हुआ है और उसके एक माँ या बाप नागरिक हैं देश के, तो वो भी नागरिक है। और अगर कोई 2004 के बाद पैदा हुआ है और उसके माता या पिता नागरिक हैं, लेकिन माता या पिता, अगर माता नागरिक है तो पिता अगर इलीगल इमिग्रेंट नहीं है तो वो भी एक नागरिक है। अब ये तो सिटीजन एक्ट में लिखा हुआ है। अब जो नागरिक होता है उसका जो दर्जा है वो कौन देता है? केंद्र सरकार, हमारी स्टेट, कोई राज्य सरकार तो नहीं देती। मैं नागरिक हूँ या कोई और नागरिक है, वो केंद्र सरकार तय करेगी। और केंद्र सरकार नागरिक का दर्जा भी देती है और नागरिक का दर्जा वापस भी ले सकती है। कैसे? अगर मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ और मैं किसी और देश का नागरिक बन जाऊँ तो निश्चित रूप से मुझे अपनी नागरिकता रद्द करनी होगी। वो सरकार करती है, वो स्टेट करती है। तो स्टेट नागरिकता देती भी है और वापस लेती भी है। क्या ये हक जो केंद्र सरकार को है, स्टेट को है, क्या ये हक एक नागरिक जो इलेक्टोरल रोल में उसका नाम शामिल है, जो नहीं भी शामिल है, क्या ये हक एक BLO ले सकता है? ये एक मामला है। दूसरा कि इतनी जल्दबाजी क्यों? अब बिहार का चुनाव तो नवंबर में होगा ही होगा, उससे पहले होना पड़ेगा और उससे पहले एक नोटिफिकेशन इशू होगी। और जैसे ही नोटिफिकेशन इशू हो जाए तो निश्चित रूप से कोई कोर्ट जा ही नहीं सकता। तो इतनी जल्दबाजी क्यों बिहार के लिए? और तीसरी बात है कि ये जो एक नीति बनाई हुई है जिसके अंतर्गत लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म भरने हैं, उसमें कैसे भरेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या फॉर्म में क्या भरना है, क्या नहीं भरना। तो चुनाव आयोग कहता है कि एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा। और अगर 2003 में आपका इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है, फॉर्म फिर भी आपको भरना है। और अगर आपका नाम नहीं है तो फॉर्म भरना है और फॉर्म भर के उसमें बताना है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं। चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, आपके पास राशन कार्ड हो, आपके पास एपिक कार्ड हो जो इलेक्शन कमीशन देती है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये सब बातों पे हम चर्चा करेंगे दो ऐसे लोगों से जो जानते हैं। एक तो जानता है कि ज़मीनी क्या हो रहा है और दूसरा जानता है, क्योंकि वो इलेक्शन कमिश्नर खुद रहे, कि इलेक्शन कमीशन का क्या ये हक है या नहीं है, किस तरह से इसको करना चाहिए। तो लवासा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लवासा साहब, आपने MPhil मद्रास से किया, MBA साउथ ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से किया, 1980 के आप IAS के बैच हो, आप केंद्र सरकार में सचिव रह चुके हो, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में, सिविल एविएशन में फिनेंस सेक्रेटरी रह चुके हो। फिर उसके बाद आप इलेक्शन कमिश्नर बने 2018 से 20 तक, और फिर आपने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद फिर आप ADB में चले गए और वहाँ आपने 2023 तक ADB के साथ काम किया और फिर आप
हमारे साथ आज खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। योगेंद्र जी, आपका क्या मतलब, क्या आप तो मतलब कि सेफोलॉजिस्ट भी हो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हो, सबसे अच्छी बात है आप JNU से पढ़े हुए हो, और 2004 से लेकर 2016 तक आप सीनियर फेलो ऑफ सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी के सीनियर फेलो रहे, और आपने NCERT में जो किताबें लिखी गई उसमें भी आपका बड़ा योगदान रहा। फिर आपने तय किया कि अब पॉलिटिक्स तो करना चाहिए क्योंकि देश में सुधार लाना चाहिए ना, तो आपने ज्वाइन कर लिया। फिर आप जरा नाराज़ हो गए, फिर आपने छोड़ दिया। उसके बाद अब अपना स्वराज इंडिया, स्वराज अभियान चला रहे हो। आपने बहुत खूब लड़ाई लड़ी हमारे कृषि के क्षेत्र में, जब आपने एग्रीकल्चरिस्ट का साथ दिया, और आप रोज़ाना लिखते भी रहते हैं, हम पढ़ते भी रहते हैं, और आपको ख़ास तौर पे काफ़ी जानकारी है बिहार के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। लवासा साहब, आपसे शुरू करता हूँ मैं कि ये क्यों हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन क्यों कर रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इलेक्टरल रोल रिवीजन करती हैं। अलग अलग किस्म के रोल्स रिवाइज होते हैं। बट स्पेशल जी, ऐसा कोई रिवीजन है, कोई प्रावधान है? नहीं, ये नॉमेनक्लेचर आपको एक्ट में, रेगुलेशन में नहीं मिलेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन, समरी रिवीजन ये होते रहते हैं, और इनफैक्ट मैंडेटरी भी है कि जब किसी स्टेट में या चुनाव होने वाला है तो उसके पहले वो करते हैं। और ये आज से नहीं, ये हमेशा से एक प्रणाली चली आ रही है। जो इंटेंसिव रिवीजन वाली आपने बात कही है, जैसे बिहार में इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर खुद कहता है कि पिछला जो इंटेंसिव रिवीजन था वो 2003 में हुआ था, और ऐसा माना गया है इलेक्शन कमीशन में कि धीरे धीरे जैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड हुआ, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हुआ, तो बार बार इस इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने की ज़रूरत भी है या नहीं, इसके ऊपर भी विचार कई बार इलेक्शन कमीशन में हुआ है। लेकिन ये जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन की जो इस बार प्रक्रिया शुरू की गई है, इसमें जैसा आपने कहा कि 3 मुख्य मुद्दे, वो कोर्ट ने भी इन्हीं मुद्दों को आइडेंटिफाई किया कि इख्तियार है आपका, प्रणाली क्या है, और समय ठीक है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें देखिए, जो नागरिकता का मुद्दा आपने उठाया है, तो अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में सिटीजनशिप एक्ट के तहत कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट किसी सिटीजन को नहीं दिया जाता। करेक्ट वो है, लेकिन ये बात आज की नहीं है, ये बात शुरू से यही सिस्टम है। और आर्टिकल 326 भी कॉन्स्टिट्यूशन में था, जिसमें कहा था कि भारत का नागरिक ही वोट दे सकता है, बशर्ते कि वो 18 साल का हो और किसी और वजह से। नागरिकता तय कौन करता है? दिस इज द पॉइंट। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन शुरू से 1950 से जब से इलेक्टोरल रोल बनाना शुरू किया, वो आर्टिकल 326 को भी पूरा करते हैं, और ये भी अपने आप को तसल्ली करते हैं कि भाई कोई गलत या इनएलिजिबल शख्स इसमें ना आए। उन्होंने अपनी एक प्रणाली बना रखी है, जिसके तहत शुरू में 18 करोड़ वोटर्स थे, आज 99 करोड़ वोटर्स हो गए। तो ये जो नया सिस्टम इस बार शुरू किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, अनप्रेसिडेंटेड क्यों? इस वजह से क्योंकि जो नागरिकता का प्रमाण देने वाली बात है, ये पहले किसी रोल में नहीं मांगी गई। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी क्लेम करता है कि मुझे वोटिंग राइट मिलना चाहिए, वो सर्टिफाई करता है कि मैं सिटीजन हूँ इस कंट्री का, और वो अपनी डोमिसाइल का, बर्थ का प्रूफ देता है। वो कैसे प्रूफ देगा अगर वो है ही नहीं उसके पास? क्योंकि अभी जो इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट लगाए, जो ऑर्डिनरी प्रोसेस है उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कभी भी शुरू से देखें, जब वोटर अपने आप को रजिस्टर कराने जाता है, इवन आज भी अगर कोई नया वोटर बनना चाहता है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई ये फॉर्म है, ये भर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये इनमें से कोई डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिससे ये पता चले कि आप वहाँ रहते हैं, और उसके बाद में एक फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई नया वोटर बनना चाहे ऑनगोइंग सिस्टम में, क्योंकि जैसा आपको पता है आजकल तो साल भर आप वोटर बन सकते हैं, क्योंकि 4 कट ऑफ डेट बनी है, पहले 1 होती थी। करेक्ट। तो चाहे नॉर्मल कोर्स में, चाहे आप रिवीजन के टाइम पे,
किसी भी तरह से आप अगर वोटर लिस्ट में आना चाहते हैं इलेक्टोरल रोल में, प्रक्रिया वही है। तो ये जो सिटीजनशिप वाली बात है, ये एक नई बात है और इसी से काफ़ी विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अभी ले रहे हैं उनसे भी आप नागरिकता कैसे डिटर्मिन करेंगे। और जो ऑर्डर में 24 जून के ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जिनका नाम 2003 की वोटर्स लिस्ट में आ गया उनका प्रिजम्पशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप है। तो लेकिन फॉर्म तो फिर भी उनको भरना पड़ेगा, और अगर नहीं भरेंगे तो वो भी इलेक्टर वोटर लिस्ट का उनका नाम कट जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये भी हुआ कि इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि 2003 के बाद जो लोग आए हैं, जब तक वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोसीजर पूरा नहीं करते तो उनके वो सिटीजन नहीं है। तो दिस इज व्हाट हैज क्रिएटेड ऑल द कंट्रोवर्सी। योगेंद्र, ये बताओ कि अगर ब्लॉक लेवल ऑफिसर चाहे कि और कहे किसी मतदाता को कि भैया आप अभी वोटर लिस्ट में नहीं हो लेकिन आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। आप इजाज़त दें तो मैं लवासा साहब की बात में थोड़ा ऐड करते हुए शुरू करूंगा। लवासा साहब ने कहा अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। 3 मायने में अभूतपूर्व है। देखिए, पढ़ के इसलिए कि हमारे ऑडियंस को जरा समझ आ जाए। पहले जब मैंने अखबार में पढ़ा मुझे भी लगा ठीक है यार, रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा सघन तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, फ़ायदा ही होगा, इत्यादि इत्यादि। फिर जब मैंने ऑर्डर देखा तो मेरा माथा ठनका। नंबर 1, ये रिवीजन नहीं है, ये कोरे कागज पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, 2003 में भी नहीं हुआ। ये बार बार कहते हैं 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। मैंने कोई उस ज़माने में इलेक्शन कमीशन में थे जिन्होंने प्राइवेटली मुझसे बात की, उन्होंने देखो 2003 में हमने कोई कोरे कागज़ पे नई लिस्ट बनाई थी, कंप्यूटराइजेशन जस्ट हुआ था, हम कंफर्म करना चाहते थे। तो हमने BLO नहीं होते थे उस ज़माने में, हमने ऑफिशियल्स को भेजा कि तुम कंप्यूटराइज प्रिंट आउट लेके जाओ, नीचे वाली लाइन खाली होगी, चेक करके दोबारा नोट कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। कोरे कागज़ पे नहीं लिखा गया था। पहली बार कोरे कागज़ पर इलेक्शन वोटर लिस्ट बन रही है, पहली बार चुनाव से 3 महीना पहले बन रही है। 2003 में नहीं हुआ था। पहली बार ओनस शिफ्ट हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पे मैं कहना चाहता हूँ। आज तक हिंदुस्तान में, देखिए हम अमेरिका नहीं है, अमेरिका और हमारे सिस्टम में फंडामेंटल डिफरेंस है। अमेरिका में ये है कि तुम्हारी जिम्मेवारी है, अपना वोट डालो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं करवाया तो ठन ठन गोपाल, नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए अमेरिका में पिछले साल मैंने चेक किया, सिर्फ 74% लोग जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के थे वो वोटर लिस्ट पे थे। अमेरिका में 1/4 लोग वोटर लिस्ट पे ही नहीं होते। हमारा सिस्टम अलग है। हमारे सिस्टम में सरकार की, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि घर घर जाए, सबका नाम एनरोल करे। हमारे यहाँ पिछली बार 96% लोग थे वोटर लिस्ट पे, इतना फर्क है। पहली बार इस देश की हिस्ट्री में इलेक्शन कमीशन जिम्मेवारी वोटर के कंधे पे डाल रहा है। तुम अर्जी दो तो तुम्हारा होगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। लवासा साहब ठीक कह रहे हैं। अगर बनी हुई वोटर लिस्ट में मान लीजिए मैं कल चंडीगढ़ चला जाऊं, मेरे को चंडीगढ़ में नाम डलवाना है तो मैं अर्जी दूंगा, लेकिन नॉर्मली अगर मैं वहां रहता हूं मैं अर्जी नहीं देता। कोई मेरे घर आता है और मेरा नाम लिखता है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ओनस शिफ्ट कर दिया गया है। और चौथी नई अनप्रेसिडेंटेड बात, पहली बार हर व्यक्ति से सबूत मांगा जा रहा है। सबूत 2 तरह के हो सकते हैं। अगर क्या सबूत मांगा जा रहा है जरा दर्शकों को जी बिल्कुल, आप समझिए। इलेक्शन कमीशन का जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो बता देता हूँ और उसके बाद जो बदल रहे हैं वो भी बता देता हूँ कहानी। ओरिजिनल ऑर्डर कहता था कि अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है, अब 2003 क्यों जादू की चीज़ है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, कि 2003 की लिस्ट में नाम है तो आपको अपने लिए कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ 2003 की लिस्ट का जीरोक्स कॉपी लगा दीजिए। अगर आपका 2003 में नाम नहीं है और आपकी उम्र जैसा आपने बताया 1987 से 2003 के बीच में पैदा हुए हो, तो आप अपना तो लगाओ ही, अपने माँ बाप का बर्थ और प्लेस का सर्टिफिकेट भी लगाओ। ये बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ है। जी, सही है। और अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हो, अपना भी लगाओ, माँ का भी लगाओ, बाप का भी लगाओ। इलीगल इमिग्रेंट अगर नहीं है जी, मतलब आप सर्टिफिकेट लगाओ, नहीं लगाओगे तो इलीगल माना जाएगा, है ना। अब ये 3 चीजें मांगी, 3 तरह की कैटेगरी मांगी। अब रियलिटी में क्या हुआ,
जब हुआ मैं तो पहले दिन मैंने कह दिया देखना अभी नोटबंदी वाला खेल होगा, क्योंकि हो तो सकता नहीं, आप भी जानते हैं। तो वोट बंदी है ना, ये नोटबंदी थोड़ी नहीं। इस वोट बंदी में नोटबंदी वाला खेल होगा कि अब देखना हर तीसरे दिन सर्कुलर आएगा इसको बदलने के लिए। लेकिन मैं गलत निकला साहब। मैंने सोचा था कि जैसे आरबीआई करता है ना, हर तीसरे दिन आरबीआई ने नोटबंदी में किया था, हर दुनिया जानती है, आज से ये नियम बदल गया, कल से ये नियम बदल। इलेक्शन कमीशन उससे भी आगे निकल गया साहब, उसने सारे नियम बदल दिए बिना कोई घोषणा के। पहले उन्होंने कहा कि जिसके माँ बाप का नाम 2000, अगर आपका 2003 में नहीं है लेकिन आपके माँ बाप का है, तो माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जिरोक्स लगा दीजिए 2003 का उनका। बात ठीक है, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन नहीं है इसका, सिर्फ ये प्रेस रिलीज में कह दिया गया। दूसरा चेंज ये किया गया, जब उन्हें पता लगा कि तो हो नहीं सकता, तो दूसरा चेंज ये किया गया कि अभी आप सर्टिफिकेट मत लगाइए, सर्टिफिकेट बाद में लगा देना, अभी तो आप अपना पूरा फॉर्म भर के फोटो लगा के सिग्नेचर करके दे दीजिए, सर्टिफिकेट बाद में लगा देंगे। तीसरा चेंज ये हुआ कि आप फोटो भी मत लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिब्बल साहब। अगर आपको फोटो भी नहीं लगानी तो दरअसल आपको भरने की जरूरत ही नहीं है, बीएलओ घर पे बैठ के सब भर सकता है, क्योंकि बीएलओ के पास सारी इंफॉर्मेशन तो पड़ी है, ऑलरेडी है। उसको दो चीजों की जरूरत है, आपकी फोटो और सिग्नेचर। सिग्नेचर तो आप जानते हैं कैसे बनते हैं इस देश में, है ना, और फोटो की जरूरत नहीं है। तो अब ये चौथे क्लैरिफिकेशन के बाद, अब ये परिवर्तन के बाद ये खेल शुरू हुआ कि अब बीएलओ बैठ के घर में बनाना शुरू कर दिया। और उसके बाद पांचवा भी हुआ है सिब्बल साहब, वो ये हुआ है कि पटना जैसे शहरों में, और बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि हाँ हमने शहरों में अलाउ किया है, जो इलेक्शन कमीशन वाला फॉर्म था उस फॉर्म को ही छोड़ दिया। तो कौन सा फॉर्म दे रहे हैं? एक मन का बनाया हुआ फॉर्म दे रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस में क्लियरली था, आपके घर में बीएलओ आएगा, आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म पे एक नहीं दो, आपको दो कॉपीज दी जाएंगी फॉर्म की। उस फॉर्म पे आपका नाम होगा और आपकी फोटो जो कि वोटर लिस्ट में छपी हुई थी अब तक, वो फोटो छपी हुई होगी, आपको उस फोटो के साथ अपनी नई फोटो चिपकानी पड़ेगी। अब पटना वगैरह में, और ये बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म्ड है, तमाम शहरों में अब वो फॉर्म बांट रहे हैं जिसमें कोई नाम नहीं है, कोई फोटो नहीं है, वो फॉर्म तो आप और मैं छपवा सकते हैं। तो ये 5 बदलाव उनके पास है ही, वो तो कोई भी कर लेगा साहब। तो 5 बदलाव हुए हैं। सिग्नेचर आप जानते हैं देश में कैसे होते हैं, और मैं वेट कर रहा हूं कि इनको अपलोड किया जाए। और मैं गारंटी से कहता हूं सिब्बल साहब, आपके शो पे कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, वकील का मामला है, कि आप एक गांव का मुझे दिखा दीजिए अपलोड करके, मैं आपके सिग्नेचर चेक करके आपको बता दूंगा ये फ्रॉड है। साधारण भाषा में कहूं, टोटल ये चल रहा है एकदम कागजी काम। चलिए मैं आपसे मतलब कि एक सीधा सवाल पूछता हूँ, ये क्यों फ्रॉड हो रहा है? अगर आपके हिसाब से फ्रॉड है, क्यों? देखिए, फ्रॉड इसलिए है सर कि मैं उन बेचारों को बिल्कुल दोष नहीं देता, ना मैं सीईओ को दोष देता हूँ, ना बेचारे बीएलओ को दोष देता हूँ। अगर दिल्ली में बैठ के आप तुगलकी फरमान निकालोगे और ऊपर से दिल्ली से फोन करोगे, अभी मेरे को नंबर दिखाओ, अरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई बेचारा बीएलओ क्या करेगा? आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है, बीएलओ का मकसद होता है ना, इनका मकसद मंशा क्या है? ये बताइए ना इस बात। आप राजनीति पे सवाल पूछ रहे हैं, आप भी राजनीति में, मैं भी राजनीति में। क्यों नहीं? देखिए, महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई, लेकिन वो परचून की हेराफेरी थी, पीछे के दरवाजे से हेराफेरी हुई, बढ़ा दी गई वोट बढ़ी, किसी को पता नहीं लगा, ऑपोजिशन को भी पता नहीं लगा, रिजल्ट आने के बाद उन्हें पता लगा, पिछले दरवाजे से कर दिया। फिर उसके बाद ऑपोजिशन ने खूब शोर मचाया कि ये तो फ्रॉड हो रहा है। आप लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन के बीच में लगभग 50 लाख से ज्यादा वोट बदल गए, है ना। 40 नेट 40 थे, लेकिन मान लो 48 लाख बढ़े और 9 लाख कटे, मतलब कुल 56-7 लाख का हेराफेरी हो गई। ऑपोजिशन ने पंगा उठाया, बिहार पे अब अलर्ट हो गए। तो अब पिछले दरवाजे की चोरी तो हो गई है मुश्किल, तो उसका क्या तरीका है? अब आप फ्रंट डोर से कीजिए। ये फ्रंट डोर से वोटर लिस्ट पे कब्जा करने और चुनाव की चोरी करने का खेल है। अब आप कहेंगे ये खेल तो बीजेपी का होगा, बेचारा इलेक्शन कमीशन कहां से आ गया इसके बीच में? लवासा साहब, मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो कोई भी व्यक्ति कहेगा, और ये बात टीवी के ऊपर लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भी है वो जीतना चाहते हैं चुनाव।
सर मैं तो कहता इतना ही हूँ, कह सकता जब टीवी पे मैं सुनता हूँ अरे इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो तो स्वतंत्र है, मुझे वो याद आता है कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। करेक्ट, सही क्या क्या खेल हो रहा है आप बताइए। इलेक्शन कमीशन डिसीजन लेता है, बीजेपी के लोग जस्टिफाई करते हैं। कोर्ट में आप उस दिन हियरिंग हुई? जी हाँ, जी हाँ। कोर्ट में हियरिंग हुई, कोर्ट का फैसला आया, आधे घंटे में बीजेपी ने क्लैरिफाई करके स्पिन दिया और सारे मीडिया ने उस स्पिन को चलाया। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? अभी आते वक्त मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था, खराब है लेकिन इजाजत दीजिएगा। वो चुटकुला कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ कोएलिशन नहीं किया है, ये बिल्कुल अफवाह है। इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। अब इस तरह के चुटकुले चल रहे हैं, आप बताइए क्या स्थिति हो गई? लवासा साहब, बिहार की स्थिति सोचिए आप कि जो लिटरेसी है बिहार में वो 61.8% है, नेशनल एवरेज 72.98% है। मतलब कि लोग वहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं, पहली बात तो ये। वहाँ लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, कमाई लोएस्ट है पर कैपिटा। वहाँ 88% लोग देहात में रहते हैं, 88% लोग देहात में रहते हैं। और 9.3 मिलियन लोग, मतलब कि लगभग 1 करोड़ लोग माइग्रेंट हैं, मतलब कि गुजरात में जाए गए या कहीं और मिले नौकरी के लिए। और 38 में से 28 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो मॉनसून के टाइम में, बारिश के टाइम में वो फ्लड हो जाते हैं। इस स्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एज एन आप इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इस स्थिति में आप बताइए कोई 1 करोड़ लोग जो माइग्रेंट है उसको क्या पता कि बिहार में क्या होने वाला है, कौन सा फॉर्म उसको फिल करना है। अगर वो नौकरी कर रहा है कहीं, उसका जो एम्प्लॉयर है वो कहेगा कि मैं आपको छुट्टी नहीं देता, क्योंकि उसको आकर फिल करना है। फिर ये कहते हैं हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब कि उसके घर जाकर ये तय करेंगे कि वही आदमी है कि नहीं, फिर उसको दोबारा आना पड़ेगा। इतने गरीब लोग हैं जब बाहर जाते हैं कमाई के लिए, वो दोबारा आएंगे कहाँ से? जो फ्लड हो रहे हैं वहाँ लोग कहाँ से ये दस्तावेज देंगे? तो ये मतलब कि ये सबको मालूम है कि लाखों लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ये आधार को नहीं मानते, ये एपिक कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते। तो मतलब कि मानते किस चीज़ को हैं फिर? ये देखिए, ऐसा है कि जो जो बातें आपने कही वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें ना भी हो किसी स्टेट में, तब भी इतनी जल्दबाजी में करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। मतलब आप अगर नए सिरे से इलेक्टरल रोल बनाना चाहते हैं और अगर आप ये मकसद है कि इनएलिजिबल वोटर्स को नहीं हम इसके अंदर रहने देंगे, ये दिस इज वन ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। और जो प्रणाली आपने बनाई, ये प्रक्रिया, वो इतनी इलेबोरेट है और जिस किस्म के लोगों से आप डील कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एडिक्वेट टाइम, समय दें लोगों को, पहले तो समझाएं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बहुत इलेबोरेट बातचीत करें, उनके व्यूज़ जानें कि भाई अगर इस किस्म का हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं तो उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से इलेक्शन कमीशन एक कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाता रहा है। इंक्लूसिव, कंसल्टेटिव नहीं, इंक्लूसिव। दैट इज इंक्लूसिव। नहीं, एक तो कंसल्टेटिव और दूसरा एज फार एज द पीपल आर कंसर्न, इट्स अ वेरी इंक्लूसिव एम्पैथेटिक अप्रोच कि भाई कोई बात नहीं, जैसे कहा कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, हम आपके पास आएंगे और आपका वोट दर्ज करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे, किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन करो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो हमने पहले भी कर ली, टाइमिंग, कि ये क्या ज़रूरी है कि अब जब 4 महीने रह गए या 3 महीने रह गए इलेक्शन के, तो इस वक्त इसको करना क्यों ज़रूरी है, जब जनवरी इस साल में एक रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल छपा है। पिछले साल जनरल इलेक्शन हुआ है और जो 2003 के बाद 5 जनरल इलेक्शन लोकसभा के और 5 असेंबली इलेक्शन इसी वोटर लिस्ट से बने, इन वोटर लिस्ट में। और जैसा मैंने कहा, प्रक्रिया तो सारी वो की वही है। तो ये कंसल्टेटिव अगर अप्रोच हो, जैसे आप पूरे देश में करना चाहते हैं, करिए बात, दीजिए टाइम लोगों को, समझाइए सबको अच्छी तरह। होगा कैसे? आप करना भी चाहें, मैं सच में आपको सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता भी है
वो कैसे प्रूव करेंगे कि ये नागरिक नहीं है जब तक उनके पास दस्तावेज नहीं होंगे? आप चाहें भी, सारे देश में करवाना चाहें, मैं कहता हूं कि साहब मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पैदा हुआ, लेकिन वो कहेंगे साहब बट आप तो बांग्लादेश से आए, तो अगर कहेंगे बांग्लादेश से आए तो उनको बताना पड़ेगा ना कैसे बांग्लादेश से। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऐसा एक पहले भी तो राष्ट्रीय स्तर पे कैसे करेंगे? असम में ये प्रक्रिया चल चुकी है, वहां पे एक डी लिस्ट बनाई गई थी डाउटफुल वोटर्स की। तो उस वक्त भी यही हुआ था कि जिसके ऊपर भी थोड़ा संशय है, आपको संदेह है, उसका नाम डाउटफुल वोटर लिस्ट में चला जाएगा। तो उसका दो कॉन्सिक्वेंस हुए, एक तो यह होगा कि इमीडिएटली वोट नहीं दे सकता, जिसका नाम डी लिस्ट में आ गया वो वोट नहीं दे सकता। और उसके बाद जो एक्ट के तहत जो स्टेट ने एक मशीनरी बनाई है वो एडजुडिकेट करेगी कि भाई आपकी नागरिकता, तो सालों साल लग जाते हैं। नहीं लग जाते हैं, आज तक पता ही नहीं है कि कितने लोगों का एडजुडिकेशन हुआ है। और उसके बाद भी इनकंक्लूसिव है। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इतने लोग डी लिस्ट में आए थे और इतने लोगों का फैसला हो चुका है, इतने लोग वापस एडमिट किए जा चुके हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप डाउट के बेसिस पे किसी को निकालते हैं तो वो है आपका इख्तियार, बिकॉज इवन इन द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि भाई ये इसकी नागरिकता वैध नहीं है, तो पहले तो वो प्रूफ देगा, पहले तो वो प्रूफ देगा। बिल्कुल। और अगर जो भी ईआरओ है उसको लगता है कि हाँ भाई ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया है ये वाकई सस्पिशन रेज करता है, तो वो उसको रेफर कर देगा एमएचए को कि भाई आप डिसाइड करो, बिकॉज इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड करता। तो इतनी जल्दी डिसाइड कैसे होगा, क्योंकि वो तो केंद्र सरकार करने पड़ेगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि जब इलेक्शंस के टाइम पे जो आप नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं कैंडिडेट्स, या जो इनकम टैक्स रिटर्न या जो भी कुछ दस्तावेज देते हैं, द रिटर्निंग ऑफिसर डज नॉट एडजुडिकेट ऑन द वेरासिटी ऑफ दैट। दैट्स करेक्ट। वो कहता है ठीक है आपने डॉक्यूमेंट दिया है, वी रिलाई ऑन यू, एनीबॉडी वांट्स टू ऑब्जेक्ट कैन फाइल ऑब्जेक्शंस, उसके बाद हियरिंग होती है। जो ये एक प्रिजम्पशन अटैच होता है हमेशा कि भाई आप कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हो, और ख़ास तौर से नागरिकता का इशू जिसके अंदर कोई है ही नहीं डॉक्यूमेंट। जी हाँ, जी हाँ। तो वो मैं क्या दूंगा आपको डॉक्यूमेंट? जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट है ये आपका रेसिडेंस या डेट ऑफ बर्थ दिखा सकते हैं, डोमिसाइल दिखा सकते हैं। बट डेट ऑफ बर्थ तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? सर्टिफिकेट कहाँ से लाओगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं है लोगों के पास। और वो जो डेटा कई जगह छप भी चुका है, और फैक्ट भी ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स एंड बर्थ। अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इलेक्शंस का और वोटर्स का, अगर रजिस्ट्रार ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स आपको ये एंटर कर लेता है कि भाई ये वोटर मर गया है, तब भी ईआरओ उसका नाम ऑटोमेटिकली नहीं काट सकता, क्योंकि जो सिस्टम है वो ये है कि चलो ठीक है भाई आपने बता दिया कि इसकी डेथ हो गई, लेकिन मैं तो नोटिस दूंगा। करेक्ट, सही। मैं नोटिस दूंगा और मैं अपनी प्रक्रिया पूरी करूंगा, तब जाके आपका नाम डिलीट करूंगा। तो सिस्टम पूरा ऐसा बना हुआ है कि डिलीशन मुश्किल हो। और एक बात और भी जो अप्रिशिएट करनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन का रवैया है ये, जैसे डुप्लीकेट वोटर्स का बहुत मसला उठता है। करेक्ट। कि अब ये एक वोटर की जिम्मेदारी इलेक्टर की कि वो एक जगह से ज़्यादा एनरोल ना करे। फिर भी इलेक्शन कमीशन एक ये रवैया अपनाता है कि कोई बात नहीं, अगर इवन इफ इट इज़ एन ऑफेंस, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज किया है कि आपने दो जगह अपना नाम रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई वोट देने तो एक जगह ही आओगे, बिल्कुल सही, तब हम ब्लॉक कर लेंगे आपको। तो ये जो एटीट्यूड रहा है इंक्लूसिव, वो हमेशा से रहा है, और इसी वजह से इट हैज़ अर्न द क्रेडिबिलिटी। योगेंद्र जी, मैं समझ लीजिए मेरा इलेक्टरल रोल पे 2003 पे मेरा नाम है, मैं माइग्रेंट हूँ, यहाँ फ्लड आ गए तो मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे फॉर्म तो फिर भी फिल करना है? एब्सोल्युटली, हर एक को। अच्छा, अगर मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा कि ऐसा मैं नहीं जा सकता, तो मेरा वोटर नाम, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। आप इलेक्शन कमीशन को ठीक से समझ नहीं रहे हैं सब्बल साहब। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कई सालों से कोशिश कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं समझते ना। देखो, इलेक्शन कमीशन कह रहा है
कि हर दिहाड़ी का मजदूर जो कि दिल्ली बम्बई में काम करता है, जो यहाँ पे गेट पे खड़ा होकर चौकीदारी करता है, जो मशीनरी का काम करता है, वो साथ में लैपटॉप तो रखता ही होगा अपने साथ। हाँ, तो आप लैपटॉप से डाउनलोड कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो हर दिहाड़ी का मजदूर अपने लैपटॉप से डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर देगा। अब ये बताइए, ये बात आपको समझ नहीं आती? इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये सब इनके प्रोविजंस हैं। अब ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? मुझे भारत हो चुका है, आप किस दुनिया में रह रहे हो? जी, मेरे तो सब, आपने बताया बिहार में आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ आती है, और बिहार की बाढ़ का इन दिल्ली वालों को समझ है कि बिहार की बाढ़ का मतलब क्या होता है? आपके घर पे पानी नहीं बहता, गांव के गांव चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस बिहार में आप बारिश के मौसम में 1 महीने में चमत्कार करवाना चाहते हो? मैं तो हैरान हूँ चिब्बल साहब। और ये जो चुनाव आयोग के कंसल्टेटिव, हमारे नए चुनाव आयुक्त आए, उन्होंने कहा साहब आई बिलीव इन कंसल्टेशन, और उन्होंने लिस्ट जारी कर दी कि हमने 4000 कंसल्टेशन कर लिए हैं। अगर आपको उसमें नहीं बुलाया तो आपकी कमजोरी है। 4000 कंसल्टेशन हो चुके हैं इस देश में। और उसके बाद पार्टी के लीडर्स से, टॉप लीडर्स से 1-to-1 उन्होंने मुलाकात भी की। ये सब मई के महीने के एंड तक हो गया। एक भी कंसल्टेशन में इतने बड़े विचार का जिक्र भी नहीं हुआ कि पूरे देश में हमें वोटर लिस्ट को इंटेंसिवली रिवाइज करना है। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त साहब ने 30 मई को, यानी कि जस्ट 24 दिन पहले, एक मीडिया में खबर है कि वो इस देश के चुनाव में बेहतरीन रिफॉर्म करने वाले हैं और 21 नए इनिशिएटिव लेने वाले हैं, 21। उस 21 की लिस्ट में इसका जिक्र नहीं है। तो मतलब मुझे तो पता नहीं था, बिहार वालों को तो पता नहीं था, खुद इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता था 30 मई तक। तो 30 मई और 24 जून के बीच में ऐसा क्या हो गया कि अचानक आपको पूरे देश की वोटर लिस्ट को हमें बिल्कुल नए सिरे से लिखना है, इसका इल्हाम हो गया। वोटर लिस्ट में कई प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए चुनाव आयोग को लग रहा था कि बिहार में कोई विशेष प्रॉब्लम है, हालांकि चुनाव आयोग का ऑर्डर ये कतई नहीं कहता कि बिहार में कोई प्रॉब्लम है, वो कहता है पूरे देश में माइग्रेशन होता है, पूरे देश में लोग इधर से उधर जाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का है ना। जी, एग्जैक्टली। तो अगर आपको लग रहा था कि भाई बिहार में अभी भी, हम जनवरी में हमने बैठ के किया है, जनवरी में आपने खुद इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में लिस्ट निकाली है, चलिए आपको भरोसा नहीं अपनी लिस्ट पे, आपको लग रहा है इन 3 जिलों में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशल रिवीजन इज मेंट एक्जैक्टली फॉर दैट। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 3 जिलों में, 5 तहसीलों में हम स्पेशल वो करवाएंगे, नहीं। आपके पास ये पावर है कि आप कंस्टिट्यूएंसी और आप 10 गांव का करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं नेपाल के साथ लगे हुए सब इलाकों का करें, क्योंकि बिहार में फॉरेनर का इशू बांग्लादेश का नहीं है, वो नेपाल का इशू है। ये सब कर सकते हैं। बांग्लादेश किसी और तरीके से भी तो आ सकते हैं। पर जो वो मन में, एक्चुअली हिंदी में एक कहावत है साहब, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो ये आजकल वाले जो है, इन्हें भी हरा ही हरा दिखता है सब तरफ, पता नहीं किस मौसम में हुए थे। तो अगर इलेक्शन कमीशन चाहता, उसके पास सारी पावर्स थी जून के महीने में कि ठीक है हम एक और रिवीजन करवाते हैं। ये नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने की कहां से जरूरत पड़ी, कोई मुझे ये समझा। तो आप समझते हो दिस इज अ स्पेशल इररिस्पांसिबल रिवीजन? दैट्स अ गुड नेम, दैट्स अ गुड नेम, स्पेशल इररिस्पांसिबल रिवीजन। जी। विद नो रिस्पांसिबिलिटी ये काम हो रहा है। और देखिए सर, आप देखिए सर, 24 तारीख की शाम को दिल्ली से फरमान जारी होता है, 4 हफ्ते में इसको लागू करना है। अगले दिन सुबह से बिहार में शुरू हो जाएगा। जी हाँ। कभी सुना आपने ये? अरे ये तो जर्मनी में ऐसी चीजें हैं। ये सरकार इतनी एफिशिएंट है, हाँ। आपको अंदाजा नहीं। हाँ। तो गलती आपकी है कि आप समझ नहीं पा रहे। एग्जैक्टली। क्योंकि ये का बात करते हैं और तुरंत काम शुरू हो जाता है। जी। देखिए, तो 24 तारीख की शाम को यहाँ से ऑर्डर इशू होता है और 25 तारीख की सुबह तक करोड़ों फॉर्म, यूनिक क्यूरेटेड फॉर्म प्रिंट होके पहुंच गए और अगले दिन सुबह तक, और बीएलओ का ट्रेनिंग भी हो गया आधी रात को, है ना, क्योंकि शाम तक तो किसी को नहीं पता था। तो बीएलओ का ट्रेनिंग भी हो गया। इंसिडेंटली बिहार के 1 लाख बीएलओ में से 20,000 आज की तारीख में भी अपॉइंट नहीं हुए। ये भी बात सही बीएलओ है नहीं, पर बेचारों का ट्रेनिंग भी हो गया, फॉर्म भी छप गए और अगले दिन एक फोटो छप गया कि हाँ जी बिहार में शुरू हो गया। मतलब ये
कर क्या रहे हैं? अच्छा, बिहार में लगभग 7.9 करोड़ लोग हैं ना। जी जी। उसमें से जो 2003 की वोटर लिस्ट में थे वो लगभग 4.96 हैं, ठीक है ना, करोड़ लोग, ठीक है ना। और उनका नाम वोटर लिस्ट पे था। उनमें से कई की मृत्यु हो गई होगी, कई चले गए होंगे, तो वो तो रिवाइज करते हैं। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो तो चलती रहती है, क्योंकि जनवरी 1 में वोटर लिस्ट बनती है, अगले जनवरी में फिर उसकी रिवीजन होती है। तो रिवीजन 2003 तक आज तक हो रही है। एब्सोल्युटली हो रही है ना। दैट मीन्स सालों साल वो रिवीजन होती है। तो आज के दिन वोटर लिस्ट है वो विद रिवीजन है जी। देखिए, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर खुद चुनाव आयोग ने वो रिवीजन किया है तो आज दिक्कत क्या है फिर? मतलब अगर ये सवाल उठता है। क्यों लवासा साहब? मैं 2-3 और चीजें भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अब जैसे लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि 6 करोड़ 60 लाख के करीब फॉर्म्स जमा हो गए। जी हाँ। लेकिन अभी भी इस चीज की क्लैरिटी नहीं है दो चीजों की। एक तो यह है कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ है कि BLO विल रिकमेंड। तो रिकमेंड का मतलब रिजेक्शन भी रिकमेंड कर सकता है और अफर्मेटिव रिकमेंडेशन भी सकता है। अगर फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, कैसे रिकमेंड करूंगा? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर जितने लोगों ने फॉर्म जमा किए और दस्तावेज नहीं दिए, तो अब से लेके या 1 अगस्त से लेके आइंदा 30 अगस्त तक उनको वो दस्तावेज देने हैं या नहीं देने हैं। अगर देने हैं तब तो वी आर वेयर वी वर अर्लियर, और अगर नहीं देने तो ERO कैसे फैसला करेगा कि भाई वेदर यू फुलफिल द नेसेसरी कंडीशंस और तो बिना दस्तावेज के तो वो फैसला कर ही नहीं सकता। तो दस्तावेज तो देने पड़ेंगे। तो अब फिर वो रिंगमेरोल फिर से शुरू होगा। और रही बात ये कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 को और कंसिडर करिए, तो चलिए अगर वो कंसिडर भी करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जो बेसिक इश्यूज हैं वो 2 हैं। एक तो ये है कि आप किस आधार पर ये कहते हैं कि 2 क्लास ऑफ इलेक्टर्स हैं, 2003 से पहले 2003 के बाद, वो सिटीजन माने जाएंगे, आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे। और फिर जो 2003 के बाद के जो वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, उनमें आप फिर एक 3 डिविजन्स कर देते हैं, 87 से पहले, 87 से 2004, 2004 के बाद। तो क्या ये सिस्टम हमेशा जारी रहेगा? ये प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप क्या ये जारी रहेगा बाकी केसेस में भी? आई थिंक दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चंस एंड यू आर अ लीगल पर्सन। वो तो खैर हम कोर्ट में बहस करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन आपसे मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो दस्तावेज मांग रहे हैं, ये कहते हैं या तो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो तो लगभग 20 लाख लोग हैं सारे बिहार में, सरकारी कर्मचारी के पास, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर भी जोड़ फिर दीजिए। कहती है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट दीजिए, जो सर्टिफिकेट दीजिए। नहीं सर, पूरा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा सर्टिफिकेट दीजिए जो कि 1987 से पहले इशू हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपनी जेब में लेके चलते हैं। 1 जुलाई 1987 आपने आर्काइव खोल रखी है 87 से पहले का सर्टिफिकेट। फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए इशूड बाय एन अथॉरिटी। बिहार में 2.8% लोगों के 7 लाख लोगों के बर्थ रजिस्टर हुए हैं फ्रॉम 2007 टू 2025। रजिस्टर होने से भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हाँ, रजिस्टर तो सरकार के दफ्तर में। बिल्कुल, बिल्कुल, इसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने चेक किया था बिटवीन 2001 एंड 2005, जो कि रेलेवेंट पीरियड है हमारे लिए। उसमें सिर्फ 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था। उस कैटेगरी में ना आप हैं, ना मैं हूं, ना पॉसिबली आप हैं। फिर कहते हैं या तो पासपोर्ट हो, 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है, 2.4, या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो। तो इसमें तो कितने ही ड्रॉप आउट्स होते हैं। मैं तो मंत्री भी रहा हूँ, मतलब कि सैकड़ों लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ले दे के देखिए, ले दे के एक ही सर्टिफिकेट सबसे बड़ा है, वो है मैट्रिक वाला। इसके बारे में वैसे तो लोगों ने 14-15% का आंकड़ा दिया है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। वो बिहार के एक सर्वे से है, वो ठीक नहीं है। अगर हम 20 से 40 उम्र वालों को देखें, क्योंकि 40 से ज़्यादा वालों का तो 2003 में ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा, तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 से 40 साल की उम्र वालों में ये 40% के करीब है। ठीक है, 40 मैंने मान लिया।
और ये देखिए इस 40 में आपका पासपोर्ट भी आ गया, करेक्ट, उसमें आपका सरकारी नौकरी भी आ गई, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी आ गया, क्योंकि बिना मैट्रिक वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेने जाएगा ही नहीं। सही बात। तो सारे आपके कवर हो गए, बाकी 60% का क्या होगा? फिर फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, सर फॉरेस्ट राइट 1.6% आदिवासी को मिलता है। बिहार में आदिवासियों की पॉपुलेशन 1.3% है, और बिहार में आज तक केवल 913 केसेस में पट्टा दिया गया है, 913 आउट ऑफ 8 करोड़। फिर ओबीसी, एससी एंड एसटी, इसका भी एस्टिमेट हो चुका है जी। बिहार में एसटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल। एसटी में अप्रोक्सीमेटली 38% के करेक्ट, एंड एससी में 20% के पास है, अपर कास्ट 16%। अति सर ओबीसी में 16 है, तो टोटल तीनों को मिला दें तो टोटल बिहार का 16% है। बिहार में टोटल 16% के पास कास्ट सर्टिफिकेट है, और जैसे मैंने कहा कास्ट सर्टिफिकेट वही लेगा जिसने मैट्रिक की होगी, नहीं तो कोई लेगा ही क्यों। अब एक चीज और बिहार में शुरू हुई है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, जो कि आपको मिल सकता है। कोई लेता नहीं था, लेकिन अब एक एक जिले में 2-2 लाख एप्लीकेशन शुरू हो गई है। अच्छा, आवास प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? मजेदार कहानी है साहब, सुनिए। आवास प्रमाण पत्र आपको क्या दिखा के मिलेगा? आधार कार्ड। अच्छा। तो आधार कार्ड दिखा के आप आवास प्रमाण पत्र ले आइए, वो वैलिड है, पर आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो इनवैलिड है। अब देखिए, आई मीन व्हाट फार्स द होल थिंग इज। तो फिर बट सिब्बल साहब, एक अगेन बिकॉज यू आर अ लीगल पर्सन, तो क्या ये माना जाए कि जो इलेक्टोरल रोल में आ गए आफ्टर दिस, दे आर deemed to be citizens and no question can be raised about them? नहीं, not at all. Then the why problem is the following, कि ये हक केवल as I said to you सरकार, केंद्र सरकार का है। ये कोई राज्य सरकार तो इसको क्वेश्चन कर नहीं सकती, ना इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन कर सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि भाई आपका काम नहीं है, आप क्यों कर रहे हो? अच्छा, जो क्वेश्चन करेगा उसको दस्तावेज देने पड़ेंगे कि ये आप नागरिक नहीं हो, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए, दस्तावेज उसको मिलेंगे जिसके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, वो जवाब देगा, फिर उसकी सुनवाई होगी, फिर उसका फैसला होगा, फिर वो कोर्ट में जाएगा, फिर वो अपील में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब तक तो कई सालों को वोटर ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि 2003 तक जो लोग हैं उनकी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एलिजिबिलिटी, वो कैसे एंड प्रिजम्पशन ऑफ, वो कैसे मान रहे हैं? वही इंपॉर्टेंट, वो कैसे मान रहे हैं आप बताइए? क्योंकि उनका वोटर लिस्ट पे नाम है तो उनकी नागरिकता कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सर 2003 में ऐसी क्या जादुई चीज हो गई थी जो 2003 में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए थे, कोई सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं था। अब ये है 2003 में आपने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे 2003 की लिस्ट तो ठीक है और 2007 की लिस्ट ठीक नहीं है, 2010 की लिस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि 2003 में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, कोई सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल रूटीन रिवीजन था जैसे बाकी, बस उसका नाम इंटेंसिव समरी रिवीजन हर साल उसका नाम इंटेंसिव था, बाकियों का नाम समरी था। एक और इंपॉर्टेंट बात है सर, और वो आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10 आपको प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी देता है, ये आपने उठाया था कोर्ट में। एक बार अगर आपको सिटीजन मान लिया गया तो उसके बाद आपको प्रिजम्पशन ये होगा कि आप सिटीजन हैं। अब क्या किया, अगर आपने 10 बार वोट दे दिया तो भाई आपको माना गया ना, वोट वही दे सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, आप 10 बार वोट दे चुके हो, प्रिजम्पशन है। उसके बाद मैं कहता हूं कि नहीं, तुम फॉर्म भरो, फॉर्म नहीं भरा तो टाटा बाय बाय, तुम हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं हुए। कैसे हो सकता है? नॉन इंक्लूजन इज डिलीशन। तो प्रिंसिपल ये रहा कि भाई एक भी शख्स जिसका हक है वोट करने का, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर जिसका हक नहीं है वो आप दस्तावेज दे के प्रूव करिए कि उसको हक नहीं है। यही बात जस्टिस बागची ने मुझे दरअसल कही थी। कि कोई भी ये कह रहा है कि नॉन सिटीजन को वोटिंग राइट मिलने चाहिए, कोई नहीं कह रहा नहीं मिलने चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो सिटीजन है उसके भी वोट आप छीन लो, उसका भी हक छीन लो। जो व्यक्ति 24 जून 2025 को जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, और अगर उसका नाम 1 अगस्त की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में नहीं आता तो ये खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के संविधान का उल्लंघन है। नहीं आएगा। आपको उस व्यक्ति को डिलीशन का नोटिस देना पड़ेगा, आपको लंबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैसे होगा? योगेंद्र जी, वो नोटिस नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे कि साहब ऐसे आपने नोटिस नहीं दिया, तब तक चुनाव हो जाएगा, सरकारें बन जाएंगी। यही खेल है सारा, यही खेल है। वो जो कहते हैं ना,
बस अब धूल में लठ मार दो, इतनी धूल उड़ेगी, जब तक धूल सेटल होगी तब तक काम निपट लेगा। करेक्ट करेक्ट है ना। किस तरीके से ये काम हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो लोगों का हक नहीं है वोट देने का, उनको शंका है कि ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको हक नहीं है, और इसलिए हम नहीं चाहते कि वो यहाँ वोट करें। एक छोटी सी बात आपसे दोनों से पूछना चाहता हूँ, जो ख़ास तौर पे माइनॉरिटी के लोग हैं, वो तो फॉर्म भरने में भी डरेंगे कि अगर हमने भर दिया तो कहेगा ये तो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, तो भरेंगे ही नहीं। ये भी हो सकता है। लोग डरते हैं ना कि भाई मैं कई सालों से रह रहा हूँ, कल को ये ना कहें कि मैं नेपाल से आया या मैं बांग्लादेश से आया। ये भी एक भय है लोगों के मन। 3-4 कैटेगरी का खास भय है। माइनॉरिटी का आपने जिक्र किया, महिलाओं की आप स्थिति देखिए, यू नो इट्स ए डबल वेमी फॉर विमेन। एक तो मैट्रिक, क्योंकि ले दे के खेल मैट्रिक का है, मैट्रिक में बिहार में औरतें पुरुषों से 12-15% पीछे हैं। नंबर 2, औरत से कहा जा रहा है, जिस औरत का नाम 2003 की लिस्ट में था, 18, 19, 20 साल की थी, शादी हो गई, इधर आ गई, उससे कहा जा रहा है तुम साबित करो कि तुम्हारा 2003 की लिस्ट में नाम था। जो उसके बाद है उससे कहा जा रहा है कि तुम ये साबित करो कि तुम्हारे माँ बाप का नाम था। वो कहती है मैं सास ससुर का सर्टिफिकेट दे दूंगी, कहते हैं ना मायके से तुम ये लेके आओ कि तुम्हारे माँ बाप का नाम 2003 में था। तो औरतों के खिलाफ है, माइग्रेंट लेबर का तो आपने जिक्र किया है, उन सब के खिलाफ है। तो ये ले दे के हिंदुस्तान के इतिहास में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की सबसे बड़ी मुहिम है। एंड सिब्बल साहब, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द यूएस इन द 19th सेंचुरी। क्योंकि कानून ये बन गया था कि आपको ब्लैक लोगों को वोट तो देना पड़ेगा, पर वोट कोई देने नहीं चाहता था। तो क्या किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट। पूरी दुनिया में डिसएनफ्रेंचाइज करने का फॉर्मूला ही यही है कि डॉक्यूमेंट लाओ। वही खेल हो रहा है। इसलिए मेरा अर्ज है, बिहार में तो देखिए ये हो नहीं सकती एक्सरसाइज। बिहार में तो ले दे के कुछ रिलीफ मिलेगा ही, क्योंकि इस तरह का ये फर्जीवाड़ा जो चल रहा है तो रोकना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, मामला ये पूरे देश का है। और इस एक्सरसाइज को एनल करना होगा, क्योंकि अगर नहीं होती तो हिंदुस्तान में यूनिवर्सल चुनाव में हिस्सा लेने का मतलब ही क्या है? तभी अब तो फिर तो राजनीतिक दलों को कहना चाहिए ठीक है, आप ऐसा ही करना चाहते हो तो कर लीजिए। ऑनेस्टली मैं तो ये कहना चाहूंगा दलों को। तभी मैं ये कह रहा था कि इस प्रक्रिया में इतनी पेचीदगी है कि जब तक आप लोगों से सलाह मशवरा करें तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, और तब आप समय देके इस चीज को करिए, क्योंकि उद्देश्य तो आपका जो आपने कहा है वो ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये चीज हो ही नहीं सकती। आप समय दो भी, आप कैसे करोगे? एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, लवासा, मैं एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट कहूँ, आप अनुमति दें तो। अगर आपके पास 4 साल भी हैं तब भी आप ये मत कीजिए, क्योंकि इसमें 2 प्रिंसिपल मेरी प्रॉब्लम है। आप ओनस वोटर पे नहीं डाल सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी। देखिए, जो पर्पस इन्होंने लिखा है उसके अंदर, उसमें एक पर्पस लिखा है कि इनएलिजिबल वोटर को निकालना है। ये वाली बात नहीं लिखी है कि फलाने जगह में कोई माइग्रेंट आ गए हैं, ये सब नहीं लिखा हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ये इनपुट है कि कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इलीगल लोग आए हुए हैं, आप करिए उसको डिक्लेयर। वो तो इलेक्टरल रो से कोई ताल्लुक नहीं, वो इन्फॉर्मेशन तो इंडिपेंडेंट है। दिस इज नहीं, बट इवन इफ इलेक्शन कमीशन गेट्स दिस इनपुट कि जी फलाना इलेक्टरल रोल बुरी तरह से इन्फिल्ट्रेट हो चुका है, नहीं, but even that there has to be some there has to be some input, credible and some basis, and basis. then you have to do it in consultation with the people. वो भी एक व्यक्ति सेंट्रिक होगा ना। बट एक चीज मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे इस डिस्ट्रिक्ट में सारे ही कुछ बैठे हैं कि देखिए, all said and done, election commission has been in existence for 74 years. Not in this form. No, in whatever form. And if this form did not exist earlier, who knows, this form will change again. So that's not the point. The institution, I think, it has performed very well. Yes. And ये जो हम कह रहे हैं ना, बड़े मुश्किल जो टास्क है वो भी इलेक्शन कमीशन करवाता है with the support of the government machinery. तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा रहा है, और हमको उम्मीद यही करनी चाहिए कि दे विल अडॉप्ट एन एम्पैथेटिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। ये उम्मीद हम इसी पे मैं एक छोटा सा बात कह के ख़त्म करूं अपनी तरफ से। एक ज़माना था लवासा साहब, मैं दुनिया में जाके हिंदुस्तान की इलेक्टोरल प्रोसेस की डंका बजाता था।
मैं अमेरिका में जाके मैंने कहा, ये जब फ्लोरिडा वाला हो गया था उनका 2004, मैंने कहा भैया जरा हिंदुस्तान आ जाओ, हमारे इलेक्शन कमीशन से कुछ सीख लो। जब 2002 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी 50th एनिवर्सरी किया था, बड़ा सेलिब्रेशन, एक्चुअली उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हम नहीं बताएंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, तुम बताओ। दुनिया भर के इलेक्शन कमिश्नर्स को बुलाया गया था। मैंने उनके सामने बताया था हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ है। आज मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मजाक बना दिया इन लोगों ने इतनी महान इंस्टीट्यूशन का। लेकिन जैसा आप कहते हैं ये दिन भी गुजरे। कौन इंस्टीट्यूशन का मजाक नहीं बनाया, ये सच कह रहे हैं आप, सच कह रहे हैं। स्थिति तो ये है हिंदुस्तान की। सच भी। चलिए, वी ऑल होप कि भाई कुछ ना कुछ इससे अच्छा निकलेगा और कोर्ट इसको बारीकी से देखेगी और फिर सुबह होगी। नतीजा पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।